प्यारे बच्चों, आज हम लोग 12th के इनऑर्गेनिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप सब लोग रेडी हो गए होंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। यह बिहार बोर्ड में 8 नंबर का क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। पूरे केमिस्ट्री में ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसे सबसे अधिक नंबर का क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेडिंग दीजिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। देखिए, हम लोग 11th में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी पढ़े हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। यदि आपके दिमाग में फिगर होगा तो शुरू में पीरियोडिक टेबल में शुरू में एस ब्लॉक होता है, उसके बाद डी ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बाद इधर राइट में पी ब्लॉक होता है और नीचे में ए ब्लॉक होता है। ये ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक, ये हो गया एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक ये पी ब्लॉक हो गया और नीचे होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, 4 ब्लॉक में बांटा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। इस रफ स्केच से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक को किधर रखा गया है, तो सबसे दाईं ओर, राइट साइड में सबसे दाईं ओर रखा गया है। कौन कौन सा ग्रुप आता है? तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के तत्व आते हैं। ये 2 बातें आपको क्लियर हो गई कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक को किधर रखा गया है, तो सबसे दाईं ओर रखा गया है। कौन कौन सा ग्रुप आता है? तो ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक। अब मान लीजिए कि कोई तत्व का नाम ले और पूछे कि यह बताइए कि पी ब्लॉक का है कि नहीं है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन पी ब्लॉक का तत्व है या पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, तो हम लोग का चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले ये पहचानना सीखेंगे कि कैसे जानेंगे कि कोई तत्व पी ब्लॉक का है या नहीं है। तो उसके लिए इसको मिटा दें। पी ब्लॉक के तत्व को कैसे डिफाइन करेंगे? तो वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी भी पी ऑर्बिटल्स में प्रवेश करते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी वैसे तत्व जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं, तो पी ऑर्बिटल में भरते हैं, वे पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे देखिए बोरान, बोरान का परमाणु संख्या कितना होता है? 5। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p1। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी में। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी में। उसी तरह नियॉन एटॉमिक नंबर 10, 1s2, 2s2, 2p6, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी में। तो इन सभी के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जा रहे हैं, इसलिए ये सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व का लिखेंगे। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक का तत्व, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक का तत्व, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक का तत्व, उसी तरह लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा तो ए ब्लॉक का। तो हम लोग पी ब्लॉक का तत्व पढ़ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? बी में जाएगा। इतना क्लियर हो गया।
अब चलिए एक इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है, वह क्या है? तो हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, लेकिन यह किस ब्लॉक का है? p ब्लॉक का तत्व है। इसको p ब्लॉक में ग्रुप 18 में रखा गया है। किस ग्रुप में? ग्रुप 18 में निष्क्रिय गैसों के साथ रखा गया है प्रॉपर्टी के आधार। तो एकमात्र एक्सेप्शन है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, लेकिन यह p ब्लॉक का है। लेकिन बाकी यदि कोई तत्व है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाएगा तो वह p ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, अब इसको नोट कर लें। अभी हम लोग देखे हैं कि p ब्लॉक को आवर्त सारणी में किधर रखा गया है? तो दाहिने साइड में रखा गया है। तो हम लिख सकते हैं, नोट्स आप लोग साथ ही बनाते चलेंगे कि p ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में सबसे दाईं ओर रखा गया है। ठीक है, कौन कौन सा वर्ग आता है? तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के तत्व p ब्लॉक का निर्माण करते हैं। कौन कौन सा ग्रुप आता है? तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दें, कितना ग्रुप हो रहा है? तो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये टोटल कितने ग्रुप हो गए? तो ये टोटल कितने ग्रुप हो गए? 6 ग्रुप हो गए। p ब्लॉक में कुल कितने ग्रुप हैं? तो 6 ग्रुप में। अब जरा आप ये सोचें कि क्यों 6 ग्रुप को p ब्लॉक में रखा गया है? p ब्लॉक में टोटल केवल 6 ग्रुप ही क्यों आते हैं? तो ध्यान दो बाबू, हम लोग पढ़े हैं कि p उप कक्ष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है और फिर पेयर्ड होता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग पढ़े हैं p ब्लॉक के एलिमेंट की परिभाषा कि वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जाते हैं। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन p में रह सकता है, इसलिए p ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? तो 6 ग्रुप होते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। p में p उप कक्ष में 3 ऑर्बिटल, प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो p में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन। और जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में भरता है वही p ब्लॉक का तत्व कहलाता है। और p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, इसलिए p ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? तो 6 वर्ग होते हैं, 6 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक कुल 6 ग्रुप्स हो गए p ब्लॉक में। अब देखिए, जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोग बोरन का देखे थे 1s2 2s2 2p1, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 और नियोन का 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाहरी कक्ष का यही हो गया, ये पहला कक्ष हो गया, ये दूसरा कक्ष, ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा। तो यहां पर बाहरी कक्ष कौन है? दूसरा कक्ष है। अब यदि 2 को हम लोग n मान लें, 2 को n मान लें, तो 2 की जगह यहां n हो गया, सब में s2 है तो n s2 हो गया। फिर यहां 2 की जगह पर क्या हो जाएगा? n। और p में देखिए कहां से शुरू हो रहा है? 1 से लेकर के अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 6। एक बार फिर से देखिए, सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिख रहे हैं p ब्लॉक का। तो ये पहला कक्ष हो गया, ये दूसरा कक्ष।
इन तत्वों में बाह्यतम कक्ष, सबसे बाहरी कक्ष कौन है? दूसरा कक्ष। और दूसरा कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p1 है। तो 2 की जगह यदि n मान लिया जाए तो s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और p में 1 से लेकर के कितना हो रहा है? 6 तक। तो इनका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? ns2np126। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कि p ब्लॉक के तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब देखिए, अब इसी में यदि हम कहें कि ग्रुप 13 के तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप 13 का तत्व है तो ns2np1, जैसे अभी हम लोग बोरान में देखे थे 2s2 2p1 था। उसी तरह जैसे जैसे एक एक ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन p में बढ़ते जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन p में बढ़ते जाएगा, ग्रुप इधर बढ़ेगा। तो ग्रुप 14 है तो ns2np2 हो जाएगा। उसी तरह ग्रुप 15 है तो ns2np3 हो जाएगा। ग्रुप 16 है तो ns2np4 हो जाएगा। ग्रुप 17 होगा तो ns2np5 हो जाएगा। और ग्रुप 18 होगा तो ns2np6। केवल हीलियम का ns2 होता है, हीलियम का ns2, बाकी ns2np6। तो ये आप लोग नोट कर लें। नोट कर लिए। अब देखिए, जरा हम लोग p ब्लॉक के तत्वों के बारे में देखते हैं। तो p ब्लॉक, जैसे आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, S, P, D और F। तत्व कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, धातु, अधातु और उपधातु। S ब्लॉक में केवल एक अधातु है हाइड्रोजन, बाकी सब धातु है। D ब्लॉक में सिर्फ धातु है, A ब्लॉक में भी सिर्फ धातु है। P ब्लॉक एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु सभी पाए जाते हैं। यहां लिखते हैं S ब्लॉक में अधातु केवल एक है हाइड्रोजन, बाकी सभी क्या है? धातु हैं। D ब्लॉक में सिर्फ धातु, A ब्लॉक में सिर्फ धातु, P ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो इसको याद रखेंगे। पूरे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में केवल एक अधातु है, बाकी सब धातु हैं। डी ब्लॉक सिर्फ धातु, ए ब्लॉक सिर्फ धातु, पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग नोट कर लें। पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु तथा उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसको याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ जाता है कि वह कौन सा ब्लॉक है, आवर्त सारणी का वह कौन सा ब्लॉक है जिसमें तीनों प्रकार के तत्व यानी धातु, अधातु और उपधातु पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तत्वों के बारे में। ग्रुप 13, 14, 15, 16,
17 और ग्रुप 18। ठीक है, देखिए ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 ठीक है। ये पी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट्स हो गए। इसमें कौन कौन उप धातु हैं जरा देखिए। ये उपधातु हो गए बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और स्टेटिन। ये सभी हो गए उपधातु। उपधातु बाकी नीचे वाले जो हैं ये सभी धातु हैं। बाएं साइड में नीचे में सब धातु हो गए और इधर सब हो गए अधातु। ठीक है, तो क्लियर हो गया बिल्कुल। ये बीचों बीच ये हो गए उपधातु, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड स्टेटिन। दाहिने जो ऊपर है ये सभी अधातु और इधर नीचे वाले बाएं में जो है ये सभी क्या हो गए, धातु हो गए। अब देखो बाबू 13 से लेकर 18 तक के तत्व आते हैं पी ब्लॉक में। इसमें 13 और 14 जो है ये 11th में पढ़ना था और 15 से लेकर 18 तक ये 12 में पढ़ना है। क्लियर? 11th में 13 और 14 पढ़ना था, ग्रुप 13 14, और ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक हम लोग को पढ़ना है किसमें, 12th में। तो इसको आप लोग नोट कर ले। ये बीचों बीच उपधातु हो गए, इधर धातु हो गया और इधर अधातु हो गया। अब इसमें ये सभी नए तत्व हैं, बहुत सारे बुक में नहीं भी दिए होंगे और नए बुक में जो नए एडिशन के बुक में उसमें दिए होंगे, और ये सब नए तत्व हैं। अब इसको मिटा दें, लिख लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों को याद करने का ट्रिक देखते हैं। ग्रुप 13 के जो तत्व हैं इसको याद करने का ट्रिक है बैगन, आलू, गाजर इंडियन थाली में नहीं, इंडियन थाली में नहीं। बैगन से हो गया बी, आलू एल, गा जीए, इंडियन IN, थाली TL, नहीं NH। इसका नाम है निहोनियम। नया एलिमेंट का ये डिस्कवरी हुआ है निहोनियम। यह डिस्कवर हुआ था 2004 में। ठीक है, ग्रुप 14 का ट्रिक है काशी गए शंकर पार्वती फ्लाइट से। ठीक है, काशी गए शंकर पार्वती फ्लाइट से। काश हो गया कार्बन, सी सिलिकॉन, गए जी, शंकर SN, पार्वती PB, फ्लाइट FL। FL नया तत्व है, इसका नाम है फ्लेरोवियम। इसका खोज हुआ था 1998 में। ग्रुप 15 के जो तत्व हैं इसके लिए ट्रिक है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, मास्को में। क्या ट्रिक है,
नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार मास्को में। नाना से हो गया एन, पाटेकर पी, ऐश्वर्या एस, सब एस बी, बीमार बी आई, मास्को एम सी। इसका नाम है मास्कोवियम। यह नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ है 2003 में, इसका खोज हुआ था। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए ट्रिक है, ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगा लव वाला। ठीक है, क्या ट्रिक है? ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगा लव वाला। ओ हो गया, सनम एस से एसी, तेरा टी, पोल पीओ, लव एलवी। एलवी जो है नया तत्व है, इसका नाम है लिवरमोरियम। इसका खोज हुआ था 2000 में, सन 2000 में इसका खोज हुआ था। इसको नोट कर ले आप लोग। तो ग्रुप 16 तक का हम लोग ट्रिक देख लिए। अब देखिए ग्रुप 17, फरहा के कल बारात आइल, फरहा के कल बारात आइल, बात भइल टेंशन में। फरहा के कल बारात आइल, बात भइल टेंशन में। फरहा फ एफ हो गया, कल सीएल, बारात बी आर, आई एटी, टेंशन टीएस। यहां टीएस जो है नया एलिमेंट है, इसका नाम है टेनेसिन। इसका खोज हुआ था 2010 ईस्वी में, सन 2010 में इसका खोज हुआ है, न्यू एलिमेंट है। ग्रुप 18 जो है, जिसको ग्रुप 0 भी कहा जाता है, इसके एलिमेंट्स हैं, इसके लिए ट्रिक याद कीजिए, हीना, नैना और करीना, ऐसे ही रहना जी। हीना, नैना और करीना ऐसे ही रहना जी। हीना हो गया एच ई, नैना एन ई और ए आर, करीना के आर, ऐसे एक्स ई, रहना आर ए जी ओ जी। ओ जी न्यू एलिमेंट है, ऑर्गेनेशन। इसका खोज हुआ था 2005 ईस्वी में। तो ये हम आपको पी ब्लॉक के सभी तत्वों के बारे में बताए, कौन उसमें धातु, कौन अधातु और कौन उपधातु है, और इन सभी तत्वों को याद करने का ट्रिक बताए। अब देखिए पी ब्लॉक के ये जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, इनके कुछ उपनाम हैं। जैसे ग्रुप 13 के तत्वों को कहा जाता है बोरान परिवार के तत्व, बोरान परिवार के तत्व। उसी तरह ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को कार्बन परिवार के तत्व, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को निकोजेंस, निकोजेंस का मतलब होता है सफोकेटिंग। इनके जो तत्व हैं, इनके कंपाउंड्स जो होते हैं सफोकेटिंग स्मेल वाले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इसलिए निकोजेंस कहा जाता है। ग्रुप 16 के एलिमेंट जो हैं कैल्कोजेंस, ये ओर प्रोड्यूसर, इसका मतलब होता है ओर प्रोड्यूसर, अयस्क उत्पादक। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है हेलोजन्स, हेलोजन मीन्स साल्ट प्रोड्यूसर, लवण उत्पादक। और ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, या इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, या अनरिएक्टिव गैस, अक्रियाशील गैस, या इनको एरोजेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये एयर से प्राप्त होते हैं, हवा से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको एरोजेंस कहा जाता है। तो ये हम लोग देखिए पी ब्लॉक के तत्वों के सब नेम, उपनाम।
अब देखिए पी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनमें हमको ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक का स्टडी करना है। ध्यान दीजिए, कोई भी ग्रुप हो, चाहे ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, सभी ग्रुप में जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, सामान्य विशेषता, तो सभी ग्रुप में कुछ ऐसे टर्म हैं जो प्रत्येक ग्रुप में आए, जो कि आपको 11th में पढ़ाया गया था। वे हैं परमाणु आकार, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, धात्विक गुण, अधात्विक गुण। ये प्रत्येक ग्रुप में, ग्रुप 15 में भी ये सब आएंगे, ग्रुप 16 में भी, ग्रुप 17 में भी, ग्रुप 18 में भी। तो इनका क्लियर कंसेप्ट आपको होना चाहिए, 11th में पढ़ा दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए, दिमाग में आ जाए वो सारी बातें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परमाणु आकार के बारे में, इन सब को शॉर्ट में देख लेते हैं। 11th में आप लोग डिटेल में पढ़े हैं। परमाणु आकार क्या है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह कोई परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक हो गया, और ये कक्ष, ये पहला कक्ष हो गया, ये दूसरा कक्ष हो गया, ये तीसरा कक्ष हो गया। ये सबसे बाहरी कक्ष है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु के नाभिक के केंद्र से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। क्लियर? किसी परमाणु में नाभिक के केंद्र से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। ये परमाणु त्रिज्या हो गया। अब परमाणु त्रिज्या बढ़ने का मतलब आकार बढ़ना, जितना त्रिज्या बढ़ेगा उतना ही परमाणु आकार बढ़ेगा। ठीक है। अब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, परमाणु आकार क्या होगा? परमाणु आकार तो समझ गए, परमाणु त्रिज्या समझ गए कि नाभिक के केंद्र से सबसे बाहरी कक्ष जिसमें इलेक्ट्रॉन है की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो परमाणु आकार बढ़ेगा। अब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? देखिए, जैसे किसी भी ग्रुप में हम जब टॉप टू बॉटम आएंगे, जैसे मान लीजिए हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड की बात करें। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4, सिलिकॉन का 2-8-4, इसका 2-8, 18-4, इसी तरह बढ़ते जाएगा। अब इसमें कितना कक्ष है? 2 कक्ष है। इसमें कितना कक्ष है? 3 कक्ष। इसमें 4 कक्ष। यदि इसका फिगर बनाए तो 2 कक्ष है तो ये पहला, ये नाभिक हो गया, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष। 3 कक्ष है तो नाभिक हो गया, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष। अब जैसे जैसे कक्ष बढ़ा, यहाँ पर कक्ष की संख्या 2 है, यहाँ कक्ष की संख्या 3 है, तो कक्ष जैसे बढ़ा है, नाभिक से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी क्या हो रही है? देख लीजिए, बढ़ रही है। ये दूरी होगी, ये दूरी हो गई। तो जैसे जैसे कक्ष की ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जैसे जैसे कक्ष की संख्या बढ़ेगी, नाभिक से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। और इसी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। यानी किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर कक्षों की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कक्षों की संख्या। और कक्षों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी बढ़ेगी, और इसी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या। इसलिए परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार बढ़ेगा। तो किसी भी वर्ग में, पी ब्लॉक हो या एस ब्लॉक हो, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर हम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो कक्षों की संख्या बढ़ती जाती है। देखिए, इसमें 2 कक्ष, इसमें 3 कक्ष, इसमें 4 कक्ष। कक्षों की संख्या बढ़ेगी। जैसे यहाँ 2 कक्ष है, यहाँ 3 कक्ष है, 1 2 3, तो कक्षों की संख्या बढ़ रही है तो नाभिक से बाहरी कक्ष की दूरी बढ़ रही है, नाभिक से बाहरी कक्ष की दूरी, और इसी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। ये सब आप लोगों के 11th पढ़ा गया, नोट कर ले जिनको नोट करना है। यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। प्राय ऐसा होता है, इसको नोट कर लें। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या दोनों एक ही चीज हो गया। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, नीचे की ओर आने पर कक्षों की संख्या
बढ़ने के कारण प्रायः परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो कक्षों की संख्या बढ़ेगी, कक्षों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी यानी परमाणु त्रिज्या परमाणु आकार बढ़ेगा। क्लियर, ये प्रत्येक ग्रुप में आएगा पी ब्लॉक में, जैसे जैसे ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद एक दूसरा फैक्टर है आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी प्रत्येक वर्ग में आएगा। ये क्या होता है आयनन ऊर्जा, एक बार समझ लें। जैसे मान लीजिए परमाणु है, ये पहला कक्ष हो गया, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष, सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है। यह परमाणु जो है दो चीज इसमें याद रखेंगे कि यह गैसीय अवस्था में होना चाहिए और दूसरा कि विलगित होना चाहिए। विलगित मतलब अकेला, विलगित परमाणु और गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु, विलगित मतलब बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल अकेला, परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो जब इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसी ऊर्जा को कहते हैं आयनन ऊर्जा। फिर से समझिए, यदि किसी परमाणु से, जो परमाणु गैसीय अवस्था में है और अकेला है, सबसे बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब प्रश्न ये कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा क्यों देनी पड़ती है? तो देखो बाबू, नाभिक पर कैसा चार्ज है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस, तो प्लस माइनस के बीच आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल लगेगा तो ये नाभिक जो है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देना चाहेगा, ये हमेशा अपनी ओर खींचेगा, आकर्षण बल के कारण इधर खींच रहा है, और हमको इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाना है, तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन को हटाना है, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि आप जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या उतरते हैं तब ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक है कि जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि मान लीजिए कि आप, ये सीढ़ी है और आप यहां पर हैं, सीढ़ियों पर चढ़ना है, यहां से आप चढ़ना शुरू किए, आपको हमेशा ये अर्थ हो गया, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आपको नीचे की ओर खींच रहा है और आप ऊपर जाना चाहते हैं। ऊपर मतलब ये नहीं समझिएगा कि हमेशा के लिए ऊपर जाना चाहते हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी हमेशा अपने नीचे, अपने सेंटर की ओर खींच रही है और आप ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो ये जो खिंचाव बल है, ये जो आकर्षण बल है, इसके विरुद्ध आप जा रहे हैं, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक हमेशा अपनी ओर खींच रहा है, या नाभिक हमेशा अपनी ओर खींच रहा है, और इस आकर्षण बल के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन को हटाना है, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब यह आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी आयनन ऊर्जा अधिक होगी। अब प्रश्न है कि ये कैसे समझेंगे कि आकर्षण बल कब ज्यादा होगा कब कम होगा? तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है और मान लीजिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो आकर्षण बल कहां ज्यादा होगा? यहां ज्यादा होगा, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी कम है, और जब दूरी कम होती है तो आकर्षण बल अधिक होता है। यानी परमाणु का आकार छोटा होगा। देखिए, छोटा परमाणु है, ये बड़ा परमाणु है, परमाणु का आकार छोटा होगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी कम होगी, दूरी कम होगी तो आकर्षण बल अधिक होगा, और आकर्षण बल अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होगी, यानी आयनन ऊर्जा अधिक होगी। उसी तरह ये परमाणु का आकार बड़ा है तो इसकी अपेक्षा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्यादा है। जब दूरी ज्यादा होगी तो आकर्षण बल कम होगा,
और जब आकर्षण बल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी आयनन ऊर्जा कम होगी। तो क्लियर हुआ? परमाणु का आकार बढ़ेगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा, आकर्षण बल घटेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी आयनन ऊर्जा घटेगी। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। आयनन ऊर्जा पहले क्या है, हालांकि 11th में सब नोट किया हुआ है, लिखा देते हैं यहां पर। किसी गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अभी आपको समझाया गया। अब हम जब टॉप से बॉटम की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तो कक्षों की संख्या बढ़ेगी, परमाणु का आकार बढ़ेगा। परमाणु आकार बढ़ेगा तो नाभिक से संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी। दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा, और आकर्षण बल घटेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी। यानी जो टॉप पर होगा उसकी आयनन ऊर्जा अधिक, और जो बॉटम पर होगा उसकी आयनन ऊर्जा कम होगी। क्लियर हो गया? वर्ग में ऊपर से नीचे कोई भी वर्ग हो, कार्बन से नीचे आ रहे हैं, या ग्रुप 15 में नाइट्रोजन से नीचे आ रहे हैं, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन से नीचे की ओर आ रहे हैं, जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे किसी भी वर्ग में परमाणु का आकार बढ़ेगा। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो नाभिक से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा, आकर्षण बल घटेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगा। यानी जो सबसे ऊपर है उसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी, और जो नीचे है उसकी आयनन ऊर्जा कम होगी। तो ये ध्यान रखना है, इसका जरूरत प्रत्येक ग्रुप में पड़ेगा। तो इसको हम लोग नोट कर लें कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। क्लियर हो गया? अब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा, परमाणु आकार बढ़ेगा तो नाभिक से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी यानी इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम होगा, आकर्षण बल कम होगा तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी आयनन ऊर्जा घटती जाएगी। तो ये हम लोग देखिए आयनन ऊर्जा के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, HCl बनता है। यह जो एक एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर दोनों का, इसको हम लोग कहते हैं साझा युग्म इलेक्ट्रॉन। साझा युग्म इलेक्ट्रॉन, इस साझा युग्म इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन भी अपनी ओर खींचता है और क्लोरीन भी अपनी ओर खींचता है। इस साझा युग्म इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन भी अपनी ओर खींचता है और क्लोरीन भी अपनी ओर खींचता है।
तो इस साझा युग्म इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर हुआ? साझा युग्म इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु द्वारा, किसी तत्व के परमाणु द्वारा अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं डिफिनेशन को। साझा युग्म इलेक्ट्रॉन को किसी तत्व के परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है? साझा युग्म इलेक्ट्रॉन को किसी तत्व के परमाणु द्वारा अपनी ओर खींचने की क्षमता, ये साझा युग्म इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता है, साझा युग्म इलेक्ट्रॉन। अब किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, किसकी कम होगी? तो टॉप टू बॉटम यदि हम आते हैं तो ऊपर के परमाणु का आकार छोटा होता है और नीचे के परमाणु का आकार बड़ा होता है। परमाणु का आकार छोटा होगा तो नाभिक से कक्ष की दूरी कम होगी, तो आकर्षण बल अधिक होगा, और आकर्षण बल अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। तो परमाणु का आकार छोटा होगा तो नाभिक से बाहरी कक्ष की दूरी कम होगी, और दूरी कम होगी तो आकर्षण बल अधिक होगा तो ज्यादा खींचेगा। यानी परमाणु का आकार जितना छोटा होगा उतना ही उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी उतना ही कम होगी, और आकर्षण बल अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो प्रवृत्ति है उसकी क्या होगी? अधिक होगी, यानी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। तो वर्ग में टॉप टू बॉटम यदि हम आते हैं किसी वर्ग में तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, और परमाणु का आकार जब बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। क्लियर हो गया? परमाणु का आकार जब बढ़ेगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा, आकर्षण बल घटेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता है वो घट जाएगी, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी। अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं उसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? विद्युत ऋणात्मक तत्व वह है फ्लोरीन। इसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है? 4 होती है। फ्लोरीन के नीचे आता है ऑक्सीजन 3.5, ये फर्स्ट पोजीशन है तो ये सेकंड हो गया। उसके नीचे आता है क्लोरीन, नाइट्रोजन, इस सब का दोनों का लगभग 3 होता है, और उससे और तत्वों का घटते जाता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सबसे अधिक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। तो ये हम लोग देखे विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। आपको बहुत डिटेल में विद्युत ऋणात्मकता पढ़ाया गया था 11th में, लगभग 2 क्लास विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पढ़ाया गया था। यहाँ पर चूंकि इस चैप्टर में इन सभी चीजों का जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको रिवीजन के तौर पर थोड़ा सा इसको समझा दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए और ताजा हो जाए। तो ये हम लोग देखे विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आएगा प्रत्येक ग्रुप में, धात्विक और अधात्विक गुण। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हम ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड की बात करें। कार्बन क्या है? अधातु। सिलिकॉन, जर्मेनियम अभी हम लोग देखे हैं कि उपधातु है। टीन और लेड क्या है? धातु है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो नीचे कौन आ रहा है? धातु आ रहा है, तो धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। और ऊपर की ओर अधातु है तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो धात्विक गुण बढ़ रहा है और अधात्विक गुण घट रहा है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो देखिए नीचे धातु मतलब नीचे धात्विक गुण बढ़ रहा है,
और ऊपर अधातु है तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर अधात्विक गुण घटता है। ये तो याद करने के लिए, रटने के लिए हुआ है, लेकिन वास्तव में धात्विक गुण ऊपर से नीचे आते हैं तो क्यों बढ़ता है, जरा समझ लीजिए। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ही धात्विक गुण कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु कब त्याग करेगा आसानी से, तो जब परमाणु का आकार बड़ा होगा। परमाणु का आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा, आकर्षण बल घटेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा और इसलिए उसका धात्विक गुण अधिक होगा। एक बार फिर समझिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण क्या कहलाता है, धात्विक गुण। और अभी हम लोग देखे हैं आयनन ऊर्जा कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। अभी हम लोग क्या देखें कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा, आकर्षण बल घटता है और जब आकर्षण बल घटेगा, नाभिक का आकर्षण बल जब इलेक्ट्रॉन पर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्लियर हुआ। परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा, आकर्षण बल घटेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, कम ऊर्जा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसलिए परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति यानी धात्विक गुण बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, इसलिए धात्विक गुण बढ़ेगा। अब अधात्विक गुण जो होता है, अधातु प्रायः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को ही अधात्विक गुण कहा जाता है। अब परमाणु का आकार जितना छोटा होगा उतना ही नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल ज्यादा होगा और जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करना ही अधात्विक गुण कहलाता है। इसलिए परमाणु का आकार छोटा, ऊपर है तो परमाणु का आकार छोटा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी, इसलिए अधात्विक गुण जो ऊपर होगा उसका अधिक होगा। तो बाबू, ये पी ब्लॉक के तत्वों को समझने के लिए हम पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन दिए, पी ब्लॉक के तत्वों को याद करने का ट्रिक बताया और पी ब्लॉक को समझने के लिए, ग्रुप वाइज समझने के लिए जो जरूरी बेसिक चीजें था, परमाणु आकार, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, धात्विक और अधात्विक गुण, इसके बारे में आपको बताया। अब अगले क्लास से वास्तव में पी ब्लॉक का टॉपिक शुरू करेंगे। ये पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन है, इसको आप लोग नोट्स में लिखते जाएंगे। अब अगले क्लास में ग्रुप 15 शुरू करेंगे। आप लोग एकदम बिल्कुल हंसी खुशी से, एकदम एनर्जेटिक होकर के और लेक्चर को पूरा ध्यान से सुने, समझे, नोट्स बनाएं और डेली जो क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन को आपको उसी दिन डालना है। तो चलिए आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन। ये आज लेक्चर 1 का क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? क्वेश्चन 2, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है सबसे अधिक धात्वी गुण वाला तत्व है निम्न में से कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इन चारों क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो को देख करके और आज ही देना है। अगले लेक्चर में हम लोग ग्रुप 15 का एलिमेंट शुरू करेंगे, जिससे आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, इससे भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। पी ब्लॉक का आपको इंट्रोडक्शन दिए और पी ब्लॉक को समझने के लिए सारे बेसिक कंसेप्ट आपको होता है। डेली आप वीडियो को देखें और बिल्कुल हमसे एकदम लगातार जुड़े रहें। हमारा प्रयास है कि आपका 70 नंबर के थ्योरी में, जो केमिस्ट्री का 70 मार्क्स का थ्योरी है, 70 में 70 मार्क्स आपको आए। आप डेली हमसे जुड़े रहें, लगातार जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।